हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनैना शर्मा। आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी। उसका फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन वाला। उसका हम ना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके अंदर हम भोजन का पाचन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट हमने ऊपर क्या पढ़ा था, कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था और पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन होता कैसे है। जैसा कि आप लोग जानते हो, बैलेंस डाइट सब जानते हैं। हमने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। बैलेंस डाइट का यहाँ पे मतलब है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहेंगे? जिसके अंदर आवश्यक पौष्टिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। अब हम जानते हैं, हमने मान लो चपाती खाई है और चपाती के साथ करी या फिर दाल ली है। अब दाल के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। रोटी के अंदर क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे। अब हम जानते हैं एक जो हम भोजन करते हैं उसमें कितने प्रोटीन होते हैं, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आप सब जानते हो। तो अब उसका एक एक स्टेप, अब हमने ऐसे तो है नहीं कि हमने रोटी की जगह सीधा कार्बोहाइड्रेट लिया और मुंह में लिया और वो पच गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको हम रोटी के माध्यम से या फिर किसी और भोजन से लेते हैं। अब उसके अंदर हम मुंह में लेंगे, उसको चबाएंगे, ग्रास नली में जाएगा। ये पूरे स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सारी क्रिया हमें समझ आ गई। लेकिन इस क्रिया हेतु कुछ एंजाइम भी सम्मिलित होते हैं जो भोजन को हमारे मुख से लेकर और मल त्याग करने की प्रक्रिया तक एंजाइम है वो सहायता करते हैं। मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का। पाचन की प्रक्रिया यांत्रिकी एवं रासायनिक विधियों द्वारा सम्मिलित संपन्न होती है। मुख गुहा के मुख्यतः दो कार्य होते हैं: भोजन का च्वरण यानी चबाना और निगलने की क्रिया। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह से चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। हमने कोई भोजन लिया, रोटी का कोई बाइट लिया, उसको सीधा खा लिया। अगर लार एब्सेंट अपने मुंह में अगर लार प्रेजेंट ना हो तो आप किसी भी भोजन को देखते हो तब आपके मुंह में पानी आता है। मान लो कोई भी एकदम स्वादिष्ट भोजन है, आप उसको देखोगे तो आपके मुंह में पानी आना, ये क्रिया होती है। ये क्रिया होती है अगर ये पानी ना आता, अगर ये लार नहीं बनती। लार ग्रंथि के बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं। अगर ये नहीं बनती तो क्या हम अपना भोजन सही से चबा पाते? क्या हम उसको निगल पाते? नहीं। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकने एवं उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि निगलने की क्रिया द्वारा बोलस जो होता है वो ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। बोलस पेशीय संकुचन के क्रमानुकुंचन द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। जठर ग्रसिका अवरोधिनी भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। भोजन है उसका आमाशय में जाना, देखो मुख है, ग्रसनी है, फिर आती है अपनी ग्रास नली। तो ग्रास नली से कहाँ पे जाता है? आमाशय में। तो इसको कौन नियंत्रित करती है? जठर ग्रसिका अवरोधिनी। लार मुख गुहा में विद्युत अपघट्य और एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एमाइलेज या टाइलिन। एमाइलेज और टाइलिन एक ही बात है। और लाइसोजाइम। अब जो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो लार में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाले एंजाइम टाइलिन या लार एंजाइम की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता, इसकी पीएच कितनी होती है? 6.8 से द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित कर दी जाती है।
लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। तो ये जो पैराग्राफ है, आप सबसे पहले क्या करो, इस पैराग्राफ को जैसे जैसे मैं आपको रीड करवा रही हूँ उसकी वैसे ही आप लर्न कर लीजिएगा। मैं आपको इसके अंदर जो एंजाइम बता रही हूँ, एक बार एंजाइम को भूल जाओ, कौन कौन से एंजाइम है। सबसे पहले आप क्या करो, इन एंजाइम का कार्य जानो, इसका क्या होता है, कहाँ पे इसका पाचन होता है, किसका पाचन करता है, कितने % का होता है और पीएच क्या होती है। सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए। इसके बाद ये याद हो गया आपको अच्छी तरह, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको बता रही हूँ वैसे वैसे लर्न कर लीजिएगा। लास्ट में एंजाइम क्या है, अपने एक लास्ट पेज पे एक पिन पेज निकालना, उस पर सारे एंजाइम लिखना। जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे एंजाइम लिखना, कार्य लिखना जो आपको भी साथ साथ में याद हो ही गए हैं, पीएच लिखना, और जहाँ पे वो एंजाइम है जैसे मुख में है, टाइलिन है, तो उसका स्थान लिखना मुख। उसके बाद अब एंजाइम आप कैसे लर्न करोगे कि स्टार्च है, वो स्टार्च का पाचन माल्टोज में एमाइलेज एंजाइम किया जाता है, एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो इसको कैसे लर्न कीजिएगा ये मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता दूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अमाशय की म्यूकोसा की जठर ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 होती है। अब कौन कौन सी होती है, एक होती है म्यूकोसा, म्यूकस का स्राव, म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। सबसे पहले क्या नाम है, जो म्यूकस का स्राव करती है वो है ग्रीवा कोशिकाएं। दूसरी है पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती है। तीसरा है भीत्य या ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नेज कारक स्रावित करती है, और नेज कारक विटामिन जो B12 होता है उसके लिए अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। वापस देखते हैं, जो म्यूकस सेल होती है वो किसका स्राव करेगी, श्लेष्मा का। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल होती है वो किसका करती है, HCl और नेज फैक्टर का। और जो चीफ या पेप्टिक कोशिकाएं होती है वो पेप्सिनोजन का स्राव करती है। देखिए आपको लास्ट में इन सारे चैप्टर्स के नोट्स जरूर मिल जाएंगे। अमाशय 4-5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। अमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, काइम। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, काइम। और इससे पहले मैंने आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या बताया था, बोलस। तो जो काइम है वो अमाशय के अंदर बनेगा और बोलस हमने ऊपर पढ़ लिया। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो अमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में बदल देता है। जठर रस में उपस्थित श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहन और अत्यधिक समृद्ध हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच कितनी होती है, 1.8 तैयार करता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पाचन में सहायता करता है। और जो जठर ग्रंथियाँ होती है वो थोड़ी मात्रा में लाइपेज का भी स्रावित करती है। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले मुख्य रूप से कोशिकाएं पढ़ी थी जठर ग्रंथियों में, उसके बाद उनके वर्ग देखे थे। HCl नेज फैक्टर किसका स्राव करती है, क्या बनाती है, कायम के बारे में पढ़ा, कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चले। छोटी आंत का पेशीय स्तर कई तरह की गतियाँ उत्पन्न करता है। इन
गतियों में भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत, अग्नाशय नलिका द्वारा पेट, अग्नाशय रस और अंतरस छोटे आंत में छोड़े जाते हैं। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टेस, एमाइलेज और न्यूक्लियेज एंजाइम निष्क्रिय रूप में होते हैं। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंट्रोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ये किसके एंजाइम पढ़ रहे हैं हम? अग्नाशय रस के। तो इसके अंदर जितने भी प्रोटीन होते हैं वो निष्क्रिय में होते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं। जो आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एक एंजाइम है एंट्रोकाइनेज द्वारा, ये किस में होते हैं? सक्रिय में हो जाते हैं, जो अग्नाशय रस के अन्य एंजाइम को सक्रिय करता है। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्तवर्णक, बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ये आपको सिर्फ बताएंगे कि ये होते हैं, ये पित्तवर्णक होते हैं, लेकिन इसमें यकृत के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है और इसे छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय कर देता है। अब देखते हैं, आंत्र श्लेष्मा उपकला में गोबलेट कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती है। म्यूकोसा के ब्रश ऑर्डर कोशिकाएं और गोबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत्र स्राव अथवा सेक्स एंट्रैक्सिस बनाते हैं। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिज, एस्ट्रेज, न्यूक्लियोसाइड आदि। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंत्र म्यूकोसा की अम्ल से दुष्प्रभाव से रक्षा करता है तथा एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम कितना होता है? pH 7.8 होती है इसकी pH। इस प्रक्रिया में सब म्यूकोसा ब्रोनन ग्रंथियां भी सम्मिलित होती हैं। आंत में पहुंचने वाले काई में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन आंशिक अपघटनीय प्रोटीन होती है। अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करती हैं। ये प्रोटीन किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? अग्नाशय रस के प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज किस में चेंज हो जाते हैं? डाइपेप्टाइड में। और एंजाइम कौन कौन से होंगे? ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। और कायम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशय एमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड में जल अपघटनीय। जो पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च है, उसका किस में हो जाएगा? डाइसैकेराइड में। किसकी सहायता से? एमाइलेज। वसा का डाइग्लिसराइड, फिर मोनोग्लिसराइड, लाइपेज के माध्यम से। न्यूक्लिक अम्ल का न्यूक्लियोटाइड से, फिर न्यूक्लियोसाइड से। एंजाइम कौन सा होगा? न्यूक्लियस। आंतररस के एंजाइम उपयुक्त अभिक्रिया के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। पाचन के ये अंतिम चरण आंत में म्यूकोसा उपकला कोशिकाओं के बहुत समीप संपन्न होते हैं। डाइपेप्टाइड अमीनो अम्ल में माल्टोस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में लैक्टोस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये एंजाइम है जो आपको लर्न करने होंगे। न्यूक्लियोटाइडेस ये किस में होगा? न्यूक्लियोसाइड, फिर शर्करा और क्षरक में। डाई व मोनोग्लिसराइड वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ऊपर वर्णित जैव वृहद अणुओं के पाचन की प्रक्रिया आंत्र में ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भागों की अवशोषित होते हैं। अपचेत तथा अनावश्यक पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। इसका कार्य क्या होता है? कुछ खनिज, जल एवं औषध का अवशोषण होता है। श्लेष्मा का स्राव जो अपचेत उत्सर्जी पदार्थ कणों को चिपकने और स्नेहन होने के कारण उनका बाह्य निकास आसान बनाता है। अपचेत और अवशोषित पदार्थ को मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक मलाशय में रहता है। जठरांतरिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण से होती है।
भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने उनकी गंध अथवा मुख गुहा नली में उपस्थित लाल ग्रंथियों को स्राव के लिए उद्दीप्त कर सकती है। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्राव भी तंत्रिका संकेत से उद्दीप्त होते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियां सक्रियता स्थानीय एवं केंद्रीय तंत्रिकाओं द्वारा नियमित करती हैं। हार्मोन नियंत्रण के अंतर्गत जठर और यांत्रिकी म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करती हैं। देखिए हमारे शरीर में जो क्रिया होती है वो या तो अनैच्छिक होती है या फिर ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक यानी जो अपनी इच्छा के अनुसार हो। मैंने अपना हाथ हिलाया, इधर मूव किया, इधर किया, इधर मूव हुआ। लेकिन कई क्रिया अनिच्छिक भी होती हैं, जैसे भोजन का पाचन। मान लो मैंने एक बाइट लिया है, चपाती का एक बाइट लिया मैंने, फिर मैंने उसको चबा लिया। फिर मैं कहूँगी नहीं भाई भोजन तो मुख में चला गया। अब मैं कहती हूँ तो ग्रसनी में ही रुका रहे, क्या वो रुका रहेगा? नहीं, ये अनैच्छिक क्रिया होती है। वो सीधा ग्रसनी से अपनी ग्रास नली से होता है वो आमाशय में जाएगा। ठीक है, ये होगी अपनी अनैच्छिक क्रिया। अब जैसे मान लो अगर आपके कहीं भी रास्ते में कांटा, वैसे इसके बारे में हम आप डिटेल में आपका 21 चैप्टर उसके अंदर पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। तो ये कुछ अनैच्छिक क्रिया होती है, वो तंत्रिकाओं द्वारा संचालित होती है। मान लो कुछ हम रास्ते में जा रहे हैं और अगर वो कोई भी पत्थर आया तो हम अपना पैर साइड कर लेते हैं। ये अनैच्छिक, ये तंत्रिकाओं द्वारा संचालित होती है। ये हमारे सीधा ब्रेन से ये जो क्रिया है वो एकदम फास्ट होती है। लेकिन उसके अगला ही चैप्टर हमारे 22 उसके अंदर हम कुछ ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो क्रिया है वो थोड़ा स्लोली होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी पिन चुभी तो आप ऐसे छोड़िए, हाँ मेरे पिन चुभी, उसके बाद मैं देखूंगी कि अरे मेरे दर्द हो रहा है, फिर वो सिग्नल, फिर मैं सोचूंगी अरे मुझे मेरा हाथ साइड करना चाहिए। तो इस लंबी प्रोसेस इतना नहीं होता, ये तुरंत ही हमारा जो पैर है वो साइड हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मुख में लार का बनना और उस लार का भोजन के साथ मिलना जो आपको भोजन को चबाने में और उसको निगलने में सहायक करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं भोजन में निहित ऊर्जा को उसमें ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अंत में सभी प्रकार की ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसे सामान्यतः कैलोरी अथवा जूल के रूप में मापा जाता है। जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए ऊर्जा मात्रा है, क्योंकि ऊर्जा की अति अल्प मात्रा है, अतः कार्य की वैज्ञानिक प्राय किलो कैलोरी अथवा किलो जूल इकाई का उपयोग करती हैं। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जिसकी आवश्यकता 1 केजी जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए होती है। पोषण वैज्ञानिक परंपरागत ढंग से किलो कैलोरी को कैलोरी अथवा जूल सदा ही कैपिटल अक्षर के रूप में व्यक्त करते हैं। एक बम कैलोरीमीटर ऑक्सीजन से भरा हुआ धातु का एक बंद कक्ष या बर्तन 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूर्ण दहन से मोचित ऊर्जा को खाद्य का स्थूल कैलोरी मान, उसमें मान अथवा स्थूल ऊर्जा मान कहते हैं। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ की वास्तविक दहन ऊर्जा उस खाद्य का कार्य की मान है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के स्थूल ऊष्मा कैलोरी मान क्रमश 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम एवं 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम है, जबकि उनका कार्य की ऊर्जा क्रम से 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम एवं 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पाचित उत्पादों का अवशोषण, कि कैसे उसका अवशोषण किया जाता है प्रत्येक पदार्थ का, और इसके अंदर कुछ डिजीज़ और डिसऑर्डर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इससे पहले हमने आपको जैसे कहा था कि हम एंड में इसके अंदर कुछ एंजाइम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से एंजाइम सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले अपना माउथ है, उसके अंदर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको उसके साथ साथ लिखना होगा। माउथ के अंदर टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम जो होता है और लाइसोजाइम होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, उसको किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में।
ये तो मैंने पूरी बुकिश लैंग्वेज बोल दी, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। माउथ के अंदर क्या होता है? MTS एक वर्ड आपको लर्न करना होगा। MTS या फिर STM कर सकते हो। स्टार्च है का पाचन माल्टोज में टाइलिन एंजाइम या फिर एमाइलेज एंजाइम द्वारा होता है। माउथ के बाद ग्रसनी, ग्रासनली, इनमें तो कोई एंजाइम नहीं होता। वो किस में जाएगा? स्टोमक के अंदर। तो उसके अंदर आपको क्या याद रखना होगा? MRP। मान लो अपनों ने एक चीज़ खरीदी है MTS, कोई चॉकलेट मान लो, तो हम उससे क्या बोलेंगे कि हमें इसकी MRP बताओ, इसके रुपीज़ बताओ कितने हैं। तो MRP से म्यूकस जो होती है, M से म्यूकस जो HCl से सेव करती है, एक झिल्ली होती है हमारे एमाइलेज को HCl से सेव करती है। R से रेनिन, ये रेनिन होता है वो दूध का पाचन बच्चों में ही करते हैं। फिर P से पेप्सिन, जो प्रोटियोज और पेप्टोस में तोड़ते हैं। फिर एक इसमें अलग होगा लाइपेज, जो लाइपेज होता है वो कुछ मात्रा में वसा का भी, ये लाइपेज होता है वो कुछ मात्रा में ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाज में। हमने इसकी MTS की सबसे पहले हमने क्या पूछी? हमें MRP बताओ। तो बताओ से टेल करो कि MTS की MRP हमें टेल करो। टेल से T से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये पूर्ण पाचक रस है। फिर इंटेस्टाइन में तो उसने हमें बताया, टेल किया, तो उसमें कुछ जो हमने उससे ख़रीदा था उसमें कुछ स्मेल आ रही थी। तो स्मेल से सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज और लैक्टेज। अब देखिए जो एज होता है, किसी भी एंजाइम के लास्ट में एज लगा हुआ हो तो वो लगभग कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और इन लगा हो तो वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस तरह ये छोटी सी हमारी ट्रिक थी। जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप वाइज बताए हैं, आप उसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करना। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।